काली घनी रात थी और उस घनी रात में एक मीना नाम की लड़की अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी उसे कुछ गुंडे छेड़ते हैं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। उसका गाना सुनकर मीना अचानक ही पीछे पलटती है और उसे देखकर बोलती है, भैया तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम मुझे छेड़ रहे हो? अरे भैया, इस लड़की ने तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी। ये तो माँ बहन पर आ गई है, इसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। उसकी ये बात सुनकर मीना आगे की तरफ भागने लगती है। मीना भागते भागते एक मामूली सी लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की उससे पूछती है, अरे बहन, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और तुम इस तरह से भाग क्यों रही हो? उसकी ये बात सुनकर मीना उसको सारी बात बता देती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों गुंडे उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। उन गुंडों को देख वो लड़की मीना से बोलती है, बहन तुम चिंता मत करो, इसको तो मैं हैंडल कर लूंगी, तुम बस पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। अरे भैया, देखा तुमने, ये सूखी पापड़ हमें बोल रही है कि हमसे निपट लेगी। अरे भाई सही तो है, एक को तू निपटा ले, एक को मैं। तू मुझे निपटाएगा? हाँ, तू मुझे निपटाएगा? रुक जा, तूने एक लड़की को नहीं छेड़ा है, बल्कि तूने पूरी मौत को दावत दी है। इतना कहकर वो लड़की अपनी आंखों को हरी कर लेती है, जिसके बाद वो एक भयंकर सा रूप ले लेती है। उसका ऊपर से शरीर चुड़ैल का बन जाता है और बाकी नीचे का हिस्सा एक नागिन का बन जाता है। वो आधी नागिन और आधी चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर वो दोनों गुंडे डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं। और तभी वो आधी नागिन उन दोनों को अपनी पूंछ में दबोच लेती है और हंसते हुए उनसे बोलती है, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो तुम इतना? बाप रे, मैं तुझे क्या बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि तू ना तो पूरी नागिन है और ना ही पूरी चुड़ैल है। तू जो भी है मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद लड़की को छेड़ना तो क्या उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। वो एक बार मुझे छोड़ दे। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम नीच लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। देख, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। बहुत मारा है ना तुम लोगों ने लोगों को, आज तुम अपनी मौत खुद देखोगे। नागिन चुड़ैल उन दोनों को अपनी लंबी जीभ करके डस लेती है, जिसके बाद वो उनके शरीर को अपनी शक्ति से दूर फेंक देती है और वो एक बार फिर मामूली से इंसान बनकर मीना के पास जाती है और उससे बोलती है, मीना, आज से तुम सुरक्षित हो और अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। तुम क्या, इस गांव में अगर कोई भी किसी को परेशान करेगा तो उसको बचाने के लिए मैं आऊंगी। जब जब इस दुनिया पर पाप बढ़ेगा तब तब उस पाप को खत्म करने के लिए मुझ जैसी आदि शक्ति जन्म लेगी। अब तुम अपने घर जा सकती हो। मीना उसे कुछ नहीं कहती और उसको निहारती रहती है। उसकी नजरें देखकर नागिन को ये पता चल जाता है कि वो सहमी हुई है, इसलिए नागिन मीना से एक बार फिर बोलती है, मीना, तुम मेरा ये राज किसी को मत बताना, क्योंकि मैं इस गांव का बुरा नहीं बल्कि भला करने के लिए आई हूँ। नागिन की आंखों में सच्चाई की चमक देखकर मीना एक मुस्कान देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अपने घर में जाकर शांति से सो जाती है। इस तरह अब दिन बीतने लगे और आए दिन अब उस गांव में लाश मिलने लगी। ये सब देखकर सभी गांव वाले चिंता में आकर आपस में पंचायत बैठाते हैं और उस पंचायत में से एक लड़का, जिसका नाम विनय था, वो बोलता है, अरे गांव वाले भैया, हमारे गांव में आए दिन लोग मरे जा रहे हैं। अरे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हमारे गांव वालों को कौन मार रहा है। अरे विनय भैया, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ये तो देखो कि हमारे गांव में जो मर रहा है वो कोई मामूली नहीं बल्कि कोई ना कोई गुंडा जरूर है। हमारे गांव में उन्हीं लोगों की संख्या कम हो रही है जो या तो गुंडा या चोर है या कोई खूनी है। अरे मैं तो कहता हूँ, अच्छा है हमारे गांव में से इन गुंडों का आतंक खत्म हो रहा है। अरे अबे भैया, हमारे गांव में गुंडों का आतंक कम तो हो रहा है, लेकिन वो भी इंसान ही है ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए मुखिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये तो देख रहे हैं कि हमारे गांव में गुंडों का समुदाय है, उनमें से लोग कम हो रहे हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद हो रही है।
अरे अभय भैया, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं मुखिया होने के नाते ये सब बोल रहा हूँ। वो सब आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन लोगों को झाड़ियों के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब सभी लोगों की नजर उस झाड़ी पर पड़ती है तो वो झाड़ी हिल रही थी और अचानक उनकी नजर सांप की पूंछ पर पड़ती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और डरते हुए उस सांप का पीछा करने लगते हैं। अरे भैया भागो भागो, देखो तो हमारे गांव में लगता है कोई भयानक सांप आ रखा है, वही लोगों को मार रहा है, पीछा करो इसका। इतना कहकर सभी गांव वाले मोटी मोटी लाठियां लेकर उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो एक जंगल में जा पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके सामने आधी नागिन और आधी चुड़ैल खड़ी है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और उसको मारने के लिए जैसे ही जाते हैं कि तभी उनके सामने मीना आ जाती है और उनसे बोलती है, अरे अबे भैया, और तुम सभी गांव वाले पागल हो गए हो क्या? तुम इनको मारने आए हो? ये तो हमारे गांव को बचा रही हैं, हमारे गांव के साथ साथ हर उस लड़की को सेव कर रही हैं जिसके ऊपर मुसीबत की तलवार लटक रही है। ये तुम क्या बोल रही हो मीना? हाँ अबे भैया, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। इतना कहकर मीना गांव वालों को सारा सच बता देती है, जिसके बाद उसमें से अभय उस नागिन से पूछता है, हे नागिन चुड़ैल, अगर तुम हमारे इस गांव को मुसीबतों से बचा रही हो तो तुम खुद ऐसे रूप में कैसे आ सकती हो? मैं कोई बुरी आत्मा या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक दुर्गा माता का दिया हुआ अवतार हूँ। मैं आधी चुड़ैल और आधी नागिन हूँ। जैसे रावण को राम ने मारा, कंस का खात्मा श्री कृष्ण जी ने किया, भैरव बाबा को दुर्गा माता ने सबक सिखाया, उसी तरह सभी माताओं के आशीर्वाद से माता ने मुझे जन्म दिया है। मैं यहाँ पर किसी का बुरा नहीं बल्कि अच्छा करने आई हूँ। हम लोगों को माफ कर दो माते, हम लोगों को माफ कर दो। हम लोगों ने आपको गलत समझ लिया था। आज से आप हमारे ही गांव में हमारे ही साथ रहेंगी। आज से आपकी पूजा हर देवी देवता के साथ होगी। हे माते, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे गांव में आदर और सम्मान के साथ आएं। इतना कहकर गांव के लोग आधी नागिन और आधी चुड़ैल को अपने गांव में ले आते हैं और सभी गांव वाले सभी देवी देवताओं के साथ साथ आधी नागिन आधी चुड़ैल को पूजने लगते हैं। और इस तरह उस गांव में अब कभी भी कोई भी संकट नहीं आया और सभी गांव वाले खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे।